हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों का जलवायु विज्ञान चल रहा था तो इसके अंतर्गत हम लोग फर्स्ट चैप्टर जलवायु वायुमंडल संगठन इत्यादि चीज़ें पढ़ चुके थे। तो सेकंड आज हमारा है सूर्यताप। तो सूर्यताप के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फर्स्ट सूर्यताप के बारे में हम लोग जानते हैं। सौरमंडल में सूर्य ही ऊर्जा का अथवा ऊष्मा का प्रधान स्रोत है। यानी सौरमंडल में ऊर्जा का जो साधन है वो सूर्य ही है। सूर्य से ही हमें सारी ऊर्जा और ऊष्मा जो प्राप्त होती है पूरे सौरमंडल को। सूर्य तल का औसत तापमान जो है वो 5700 डिग्री सेल्सियस यानी लगभग 6000 डिग्री केल्विन है। सूर्य के केंद्रीय भाग का अनुमानित तापमान लगभग 1.5 से 2.0 करोड़ डिग्री केल्विन है। इस प्रकार सूर्य दहकता हुआ एक गैसीय पिंड है जिससे निरंतर चारों ओर अपमार्जित ऊर्जा का विकिरण होता रहता है। यानी सूर्य का जो तापमान है वो औसत तापमान लगभग 5700 डिग्री सेल्सियस या 6000 केल्विन तक है। सूर्य का केंद्रीय भाग जो है वहाँ का तापमान जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि सूर्य एक दहकता हुआ गैसीय पिंड है जिससे निरंतर जो है चारों ओर अपमार्जित ऊर्जा का विकिरण होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण को ही सूर्यताप कहा जाता है। और सूर्य से जो विकिरण पृथ्वी तक पहुंचता है उसे ही सौरताप कहा जाता है। सूर्य से करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित होने के कारण पृथ्वी सूर्य द्वारा विकिरण ऊर्जा का 1/2 अरबवां भाग ही प्राप्त कर पाती है। यानी सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का या सौरताप का जो विकिरण होता है उसका 1/2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है। परंतु सौर ऊर्जा का यह सूक्ष्म अंश भी जो है लगभग 23 खरब अश्वशक्ति के बराबर है। सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा की मात्रा स्थिर होती है। पृथ्वी इस विकिरित ऊर्जा को 2 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से प्राप्त करती है। इसे ही सौर स्थिरांक कहा जाता है। यानी सौर स्थिरांक कितना है? 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर। सूर्य से औसत दूरी पर स्थित पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी भाग में 1 वर्ग सेंटीमीटर धरातल पर 1 मिनट तक लंबवत रूप से पड़ने वाली सौर विकिरण किरणों से प्राप्त विकिरण ऊर्जा की मात्रा को सौर स्थिरांक कहा जाता है। एक बार इसको और हम लोग देख लेते हैं। सूर्य से औसत दूरी पर स्थित पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी भाग में 1 वर्ग सेंटीमीटर धरातल पर 1 मिनट तक लंबवत रूप से पड़ने वाली सौर किरणों से प्राप्त विकिरण ऊर्जा की मात्रा को सौर स्थिरांक कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक। सूर्य का ताप को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है आपतन कोण। सूर्य की तिरछी किरणों की तुलना में लंबवत किरणें प्रति इकाई क्षेत्रफल पर अधिक ऊर्जा प्रदान करती हैं। सूर्य से तिरछी किरणों की तुलना में लंबवत किरणें जो हैं प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक ऊर्जा प्रदान करती हैं। यानी सूर्य अगर मकर रेखा पर होता है तो उसके पृथ्वी के उत्तरी भाग को यानी उत्तरी गोलार्ध में कम ऊर्जा प्राप्त होगी या कम सूर्यताप प्राप्त होगा और दक्षिणी भाग में अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। इसका कारण क्या है ये भी देखते हैं हम लोग। क्योंकि तिरछी किरणों को लंबवत किरणों की अपेक्षा जो है वो अधिक दूरी तय करनी पड़ती है।
दूसरा कारण क्या है? लंबवत किरणों की अपेक्षा तिरछी किरणें अधिक विस्तृत क्षेत्र पर फैल जाती हैं। अतः प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि प्रातः काल अथवा संध्या काल की अपेक्षा दोपहर की किरणें एवं शीत ऋतु की तुलना में ग्रीष्म ऋतु की किरणें अधिक प्रखर होती हैं। दूसरा, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, परंतु ध्रुवों की ओर किरणों का कोण जो है वो कम होता है, अर्थात वे तिरछी होती हैं। सॉरी, अर्थात वे तिरछी होती जाती हैं। अतः विषुवत रेखा की तुलना में ध्रुवों पर कम सूर्य ताप की प्राप्ति होती है, जैसा कि नीचे दिए आंकड़ों से स्पष्ट है। आंकड़े देखते हैं हम। अक्षांश 0 डिग्री पर सूर्यताप अगर 100% है तो अक्षांश 10 डिग्री पर सूर्यताप 99% होगा, 30 डिग्री पर 95% होगा, अक्षांश 30 पे 88 होगा, अक्षांश 40 पे 79, 50 पे 68, 60 पे 57, 70 पे 47, 80 पे 43, 90 पे 42। दूसरा कारण जो है सूर्य के प्रकाश की अवधि। सूर्य के प्रकाश की अवधि पृथ्वी की धुरी पर झुकाव एवं उसकी दैनिक एवं वार्षिक गति के कारण भूमध्य रेखा को छोड़कर शेष भागों पर दिन की अवधि में अंतर पाया जाता है। सूर्य की प्रकाश की अवधि का जो है यह इसमें जब हम देखते हैं तो पृथ्वी की धुरी पर झुकाव एवं उसकी दैनिक एवं वार्षिक गति के कारण भूमध्य रेखा को छोड़कर शेष भागों पर दिन की अवधि में अंतर होता है। फलस्वरूप वर्ष के विभिन्न भागों एवं विभिन्न अक्षांशों पर सूर्यताप की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो भूमध्य रेखा से उत्तरी की ओर दिन की अवधि बढ़ जाती है। उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इसके विपरीत भूमध्य रेखा से दक्षिण जाने पर दिन की लंबाई क्या होती है? कम होती जाती है। दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। इस प्रकार 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है एवं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। सूर्य के दक्षिणायन की स्थिति में यानी 21 दिसंबर को इसके विपरीत की स्थिति पाई जाती है। केवल 21 मार्च एवं 23 सितंबर को जबकि सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं। ध्रुवों पर दिन की लंबाई 6 महीने होने के बावजूद भी सूर्यताप न्यूनतम होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी होती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विभिन्न अक्षांशों पर दिन की अधिकतम लंबाई क्या होती है। तो 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन होता है और 17 डिग्री अक्षांश पर 13 घंटे का दिन होता है। 12 घंटे की रात होती है और 17 डिग्री अक्षांश पर 13 घंटे की रात होती है। 31 डिग्री अक्षांश पर 14 घंटे की रात होगी और 41 डिग्री अक्षांश पर 15 घंटे की रात होती है। 49 डिग्री अक्षांश पर 16 घंटे की रात होती है और 58.5 डिग्री अक्षांश पर 18 घंटे की रात होती है और 63.4 डिग्री अक्षांश पर 20 घंटे की रात होती है और 66.5 डिग्री पर 24 घंटे की रात होती है। 67.4 डिग्री अक्षांश पर 1 माह की रात होती है और 69.8 पे जो है 2 माह की रात होती है। 78.2 पे
4 माह की रात होगी और 90 डिग्री पे जो है वो 6 माह की रात होती है। तीसरा प्रभावित करने वाला कारक जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी में अंतर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी में जो अंतर है यह भी सूर्य ताप को प्रभावित करता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी वर्ष भर एक समान नहीं रहती है बल्कि घटती बढ़ती रहती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप तथा 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। इसे क्रमशः उपसौर एवं अपसौर कहा जाता है। समीप स्थिति में उत्तरी गोलार्ध की सर्दियां जितनी तीव्र होनी चाहिए उसकी अपेक्षा उनकी तीव्रता जो है वो 7% कम होती है। इस प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां 7% अधिक तीव्र होती हैं। दूर स्थिति में उत्तरी गोलार्ध की गर्मियां 7 डिग्री कम गर्म एवं दक्षिणी गोलार्ध की सर्दियां जो है वो 7 डिग्री अधिक सर्द होती हैं। चौथा है सौर विकिरण की मात्रा में भिन्नता। सूर्य में होने वाले अनेक उपद्रवों एवं विस्फोटों के फलस्वरूप उससे विकिरण ऊर्जा की मात्रा में कुछ भिन्नता पाई जाती है। जब सूर्य के धरातल पर दिखाई पड़ने वाले धब्बों की संख्या अधिक होती है तब सौर विकिरण की तीव्रता बढ़ जाती है एवं उनकी संख्या कम होने पर सौर विकिरण की तीव्रता घट जाती है। नेक्स्ट है 5वां वायुमंडल की पारदर्शकता। वायुमंडल को पार करते समय सौर विकिरण कुछ अंश जो है जलवाष्प द्वारा सोख लिया जाता है। यही कारण है कि आर्द्र प्रदेशों की तुलना में शुष्क प्रदेशों को अधिक सूर्यताप की प्राप्त होती है। बादलों द्वारा सौर विकिरण के परिवर्तन के कारण भी सूर्यताप की मात्रा में कमी आती है। नेक्स्ट वायुमंडल का गर्म एवं ठंडा होना। अन्य सभी पदार्थों की तरह ही हवा भी 3 विधियों से गर्म होती है। अन्य सभी पदार्थों की तरह हवा भी 3 विधियों से गर्म होती हैं। ये विधियां हैं विकिरण, संचालन एवं संवहन। किसी पदार्थ के ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने की प्रक्रिया को विकिरण कहा जाता है। यही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा बिना किसी माध्यम के शून्य से होकर भी यात्रा कर सकती है। यह विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में ऊष्मा का अवशोषण करती है, यानी सूर्य से जो ऊष्मा हमें प्राप्त होती है वो लघु तरंगों के रूप में होती है और पृथ्वी उसका अवशोषण करती है एवं पुनः इस अवशोषित ऊष्मा को दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरित करती है और पृथ्वी और इस लघु तरंग ऊष्मा को जो है दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरित करती है। इसे भौमिक विकिरण कहा जाता है। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प एवं कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें छोटी तरंगों वाली विकिरण की तुलना में लंबी तरंगों वाली विकिरण की अच्छी अवशोषक होती हैं। अतः वायुमंडल ऊपर से आने वाली सौर विकिरण की अपेक्षा भौमिक विकिरण से अधिक गर्म होती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक स्लाइड हमारी छूट गई थी तो वो देख लेते हैं हम लोग। विकास की ध्रुवीय सिद्धांत क्या है? पेरॉक्स ने विकास की ध्रुवीय सिद्धांत की संकल्पना आर्थिक स्केल के संदर्भ में की। उसने इस संकल्पना में ऐसे उद्योगों का प्रभाव क्षेत्र सम्मिलित किया
जिसकी और अविकेंद्रीय बल निरंतर कार्य करते रहते हैं, जिसकी ओर अविकेंद्रीय बल जो है निरंतर कार्य करते रहते हैं। अविकेंद्रीय बलों के प्रभाव से विकास तीव्र गति से होगा, लेकिन एक सीमा के पश्चात संघनन होता है, जबकि नियोजन द्वारा उस केंद्र के अतिरेक को अन्य छोटे नगरों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार उपर्युक्त केंद्रीय क्षेत्र द्वारा नवनिर्मित केंद्र से क्षेत्र प्रभावित होने लगता है। मूलतः ऐसी स्थिति में उपकेंद्रीय शक्तियां कार्य करती हैं। इस प्रकार अग्रणीय उद्योगों का विस्तार वहां तक होता है जहां तक ऐसे केंद्रों द्वारा श्रृंखलाबद्ध उद्योगों का विस्तार होता है। इस प्रकार जब किसी क्षेत्र में विकास प्रारंभ होता है तो उस क्षेत्र को कुछ अग्रणीय केंद्रों से ही प्रारंभ होता है। बोदविले ने इस सिद्धांत को कुछ अपरिमार्जन के साथ आगे बढ़ाया और इस संकल्पना को आर्थिक एवं भौगोलिक क्षेत्र से संबद्ध किया। बोदविले के अनुसार जो है विकास की प्रक्रिया औद्योगिक नगर में होते हैं एवं ऐसे ध्रुव श्रृंखलाबद्धता द्वारा नगरों के प्रभाव क्षेत्र की आर्थिक गति प्रदान करती है। इस प्रकार नगरीय औद्योगिकरण एवं नगरीकरण को अनिवार्य रूप से स्वीकार किया गया है। इसके साथ अवस्थानगत सुविधाएं संचरण कर उद्योगों के साथ क्षेत्र विकसित होती हैं। बोदविले के अनुसार ऐसे प्रादेशिक विकास केंद्र होता है जिससे किसी नगरीय क्षेत्र में विस्तारवादी उद्योगों का क्रम स्थापित होता है और वह उद्योग धंधे अपने क्षेत्र में अन्य संबंधित उद्योगों का विकास करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह चैप्टर हमारा सूर्य तप से आज यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सूर्य तप पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है, इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो लेक्चर आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।